नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के एक टॉपिक हम बीमार क्यों होते हैं इसके बारे में। देखिए, बीमार होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बीमार होते कब हैं। जब हम स्वस्थ होते हैं उसके बाद में हम बीमार होते हैं, तो पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि स्वस्थ क्या होते हैं। तो किसी व्यक्ति की सामान्य शारीरिक एवं मानसिक अवस्था स्वास्थ्य कहलाती है। कोई भी व्यक्ति है वो एकदम शारीरिक रूप से यानी फिजिकली एंड मानसिक रूप से यानी मेंटली सभी तरीके से स्वस्थ है तो वह अवस्था स्वास्थ्य कहलाती है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यह एक संस्था है। इसके अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है कि स्वास्थ्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक अवस्था है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से कोई स्वास्थ्य है तो स्वस्थ है तो उसको बोलेंगे हम ये स्वास्थ्य है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। देखो, कोई इस विश्व में जितनी भी दुनिया है उसको सबको स्वस्थ रखने का एक उद्देश्य है, इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। तो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसके लिए देखिए, अच्छा भौतिक पर्यावरण होना चाहिए। जो भौतिक पर्यावरण है यानी कि हमारे यहाँ का हवा, पानी, वायु है ना, ये दोपहरी, ये सब क्या है, एक अच्छा होना चाहिए। अच्छा सामाजिक वातावरण यानी कि हमारे आसपास के लोग हैं, समाज के लोग हैं, माता पिता हैं, रिश्तेदार हैं, ये सभी कैसे होने चाहिए, ये सभी भी सही एवं सुव्यवस्थित अच्छे संबंध होना चाहिए। संतुलित आहार और सक्रिय दिनचर्या यानी कि हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, उसमें प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण आदि की जो मात्रा है वो एक उचित अनुपात में होनी चाहिए। सक्रिय दिनचर्या यानी कि हम दिन भर बैठे ही ना रहें, पढ़े ही ना रहें, सोते ही ना रहें, हमें और भी बहुत सारे कार्य करने चाहिए, जैसे एक्सरसाइज है, घूमना फिरना है ना, ये सारे कार्य चाहिए। अच्छी आर्थिक स्थिति और रोजगार। अब देखो, यदि हमारे पास में पैसे नहीं है तो भी हम परेशान हैं, क्योंकि हम करेंगे क्या। आजकल जो है, यदि आर्थिक स्थिति सही नहीं है वो कुछ सरवाइव नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, ये एक दिमाग में मेंटली थिंक बन जाएगी, यानी सोच बन जाएगी, इसलिए वो आदमी कभी स्वस्थ नहीं रह सकता, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा। रोजगार, यदि किसी आदमी के पास में रोजगार नहीं है, कोई भी बच्चा है, यदि उसको कोई काम नहीं है तो वो परेशान रहेगा कि मैं करूँ क्या। व्यक्तिगत और सामुदायिक समस्याएं दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। और जो व्यक्तिगत यानी कि खुद की पर्सनल कोई प्रॉब्लम है, या फिर जो समुदाय यानी पूरे समुदाय की यानी पूरे परिवार की, पूरे एक एरिया की कोई है समस्या है, वो दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम बेटा एक वायरस है। और ये क्यों दिखा रहा हूँ, इसका मतलब है कि आप ये जान पाओ कि हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। यानी कि ये वो चीज़ हैं, ये वो वायरस हैं, ये जो सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे स्वास्थ्य को खराब करते हैं, हमें बीमार करते हैं। ये वायरस का फोटो है, इसके ऊपर स्पाइक्स लगे हुए हैं, किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। देखिए, तो पहला अपन का जो कार्य है वो है स्वस्थ रहने तथा रोग मुक्त रहने में अंतर। तो स्वस्थ रहना और रोग मुक्त रहना, देखो दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं। ये स्वस्थ रहना और रोग मुक्त रहना दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों के अलग अलग काम हैं और अलग अलग बात है। एक मनुष्य यदि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से अपनी क्षमताओं का उपयोग कर रहा है तो वो क्या है, स्वस्थ है। और ऐसी अवस्था जिसमें बीमारी का अभाव हो वो क्या है, रोग मुक्त है। यानी रोग मुक्त, रोग यानी बीमारी, मुक्त यानी मुक्त, जिसको रोग नहीं है वो रोग मुक्त है। लेकिन जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ है वो स्वास्थ्य है। एक व्यक्तिगत, भौतिक व सामाजिक वातावरण है, और जो स्वस्थ रहना है वो व्यक्तिगत भी हो सकता है, भौतिक एवं सामाजिक भी हो सकता है। लेकिन रोग मुक्त सिर्फ आप व्यक्तिगत होंगे। भाई, आप खुद अकेले आदमी ही तो रोग नहीं होगा, ये थोड़ी पूरी दुनिया को रोग नहीं होगा। व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य है और इसमें व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या निर्बल हो सकता है। आगे ये जो आपको डायग्राम्स दिख रहा है, इसमें कुछ मेडिसिन हैं, कुछ गोली हैं। इन गोलियों को देखने से पता चलता है कि हम जो बीमार होते हैं तो इस प्रकार की कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यह है बेटा रोग। रोग शरीर की वह अवस्था है जिसमें शरीर के सामान्य कार्य में बाधा प्रभावित कर। देखो, रोग है क्या एक्चुअली में, यदि हम बीमारी का कारण जाने कि बीमारी है क्या, तो हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं अच्छे से कार्य कर रहे हैं, लेकिन यदि किसी अंग में कोई भी समस्या आ गई, कोई बाधा आ गई, कोई कार्य करने में रुकावट आ गई, वो एक क्या है, बीमारी है। कोई व्यक्ति में कोई रोग होता है तो शरीर का एक या अधिक अंगों का कार्य और रूप रंग खराब हो जाता है, या फिर कार्य करना बंद हो जाता है, या अलग तरीके से कार्य करती है, रुक जाता है कार्य करना, इसको बोलते हैं रोग।
रोग के लक्षण क्या क्या हैं? तो किसी अंग या तंत्र की संरचना में परिवर्तन परिलक्षित होना रोग का लक्षण है। यानी कोई भी शरीर में यदि कोई अंग है उसमें यदि कोई परिवर्तन आ गया, कोई चेंज आ गया, कोई बदलाव आ गया, रुकावट आ गया, ये सब क्या है? रोग के लक्षण है। लक्षणों के आधार पर चिकित्सक बीमारी को पहचानता है और कुछ टेस्ट भी करवाता है। देखो डॉक्टर क्या करता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपसे पूछता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप उसको बीमारी के लक्षण बताते हैं और लक्षण के आधार पर डॉक्टर उस बीमारी को ये चेक करता है, ये तय करता है कि कौन सी बीमारी है। यदि वो तब भी लक्षणों के आधार पर चेक नहीं कर पाता है तो कुछ जांच करवाता है, कुछ लेबोरेटरी में टेस्ट करवाता है। रोग के लक्षण हमें खराबी का संकेत देते हैं जो रोगी द्वारा महसूस किए जाते हैं। मतलब रोगी के द्वारा जो संकेत, जो लक्षण महसूस किए जाते हैं वो बताते हैं कि इसका स्वास्थ्य क्या है? खराब है। लक्षणों के आधार पर परीक्षण सही कारण जानने में मदद करता है और लक्षण क्या करते हैं? बीमारी का सही कारण जानने में मदद करते हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये एक लेबोरेटरी का डायग्राम है। ये कहाँ का? ये एक लेबोरेटरी का है, यानी कि एक प्रयोगशाला का जांच केंद्र है, प्रयोगशाला है। यहाँ पर क्या किया जाता है कि आपका सैंपल ले लिया जाता है और सैंपल से ये तय किया जाता है कि इसमें कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी का जांच केंद्र है। ये हॉस्पिटल्स में होते हैं ये सब जांच केंद्र। ये एक जो है मेडिकल का जो आदमी है ये अपने एक टेस्ट कर रहा है, ये जांच करके ये देख रहा है कि इस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है। रोगों के कारण, यानी कि रोगों के कौन कौन से कारण है जिससे रोग फैलते हैं? तो देखिए वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कृमि। यानी कि वायरस है यानी विषाणु, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, प्रोटोजोआ यानी कि कोई एक सूक्ष्म जीव है, और कृमि, ये इन सब से बीमारियां फैलती हैं। अलग अलग वायरस, बैक्टीरिया, कृमि अलग अलग बीमारियां फैलाते हैं। कुपोषण, कुपोषण होता है बेटा मेल न्यूट्रिशन, यानी कि कुछ आप जो खाते हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जिसमें, जैसे यदि अपन ने नमक ज़्यादा खा लिया या फिर नमक नहीं खाया तो आयोडीन की कमी हो जाएगी, घी नहीं खाया वसा की कमी हो जाएगी, तेल नहीं खाया वसा की कमी हो जाएगी, यदि आपने कुछ प्रोटीन नहीं खाई चलो तो प्रोटीन की कमी। यानी किसी अपने जो संतुलित खाना नहीं खा रहे हो, यदि आप संतुलित खाना नहीं खा रहे हैं, उसमें किसी एक चीज़ की कमी है, एक पोषक तत्व की कमी है या फिर एक से अधिक पोषक तत्व की कमी है, तो वो कुपोषण है, उससे बीमार हो सकते हैं, रोग का कारण हो सकता है। अगला बात आती है आनुवांशिक विभिन्नता। आनुवांशिक विभिन्नता का मतलब है यदि कोई बीमारी आपको है या आपके पिताजी को है, माताजी को है, दादा को है, परदादा को है और भी बीमारी जन्मजात चलती आ रही है तो उसको बोलेंगे आनुवांशिक बीमारियां। ये कुछ आनुवांशिक कारण है, बीमारियों के कारण बन सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण का मतलब होता है हवा, पानी आदि, यानी अपने चारों ओर की हवा है, पानी है, ये सब चीज़ यदि दूषित हैं, गंदे हैं तो वो पर्यावरण प्रदूषण का कारण माना जाएगा। टीकाकरण का अभाव, देखो गांवों में आजकल लोग क्या है बेटा, कुछ देखो आजकल तो बहुत जो है मॉडरेशन हो गया है, कुछ बहुत ही जो है जागरूक हो गई है जनता। कुछ पहले ज़माने में गाँव में पता ही नहीं होता था कि टीका क्या होता है, घर पर ही वो लोग डिलीवरियाँ करवा लेते थे। और कई क्षेत्र, इंडिया के कई क्षेत्र अब भी ऐसे हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें जान पहचान में नहीं है। हालांकि अभी तक तो गवर्नमेंट ने और अपने सारी जगह पर ये सुविधाएं पहुंचा दी गई हैं और अब तो पैसे भी देने लगी है गवर्नमेंट, इसलिए जो लोग हैं ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में ला रहे हैं। तो वहाँ पर क्या बेटा टीका नहीं लग पाते थे, तो टीकाकरण का अभाव। ये जो डायग्राम्स आप देख रहे हो इसमें कुछ बीमारियों का जो है वर्गीकरण है, वो बीमारियाँ इधर उधर बताई गई हैं। ये स्किन डिजीज हैं, ये भी इधर उधर दिखाए गए हैं आपको, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, यानी कि जो रोग हैं उनको आप एक तरफ से दूसरी तरफ किस प्रकार से फैलते हैं। जो लेफ्ट साइड में बंदा खड़ा हुआ है ये है बेटा इन्फेक्टेड पर्सन, और इधर की साइड में ये है बेटा जो है हेल्दी पर्सन। अब इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी यानी कि रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में किस प्रकार से बीमारियां फैलती हैं। देखो ऊपर है डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी कि डायरेक्ट यानी उसके या तो हाथ मिलाने से, इस प्रकार से डायरेक्ट कांटेक्ट से कोई बीमारियां फैलती हैं। एयर यानी हवा के द्वारा। इनडायरेक्ट कांटेक्ट यानी यदि आप वो किसी चीज़ को पकड़ लेता है कुछ समय बाद आप उस चीज़ को पकड़ते हो तो उसके कुछ जीवाणु या वायरस आपकी जगह पर लग जाते हैं। फूड यानी कि उसने जो खाना खाया आप उसके साथ खाना खा रहे हैं या उसके खाने को आप झूठे खाने को खा रहे हैं। इंसेक्ट यानी किसी कीड़े ने उसको भी काट लिया, वही कीड़ा करके आपको काटता है तो ब्लड कांटेक्ट हो गया, इससे बीमारियां फैल जाती हैं। रेबिड एनिमल्स, कुछ एनिमल्स भी होते हैं। रोगों के प्रकार, देखिए रोगों के प्रकार क्या है कि रोगों के प्रकार में यदि हम बात करें आपसे तो तीव्र रोग यानी एक्यूट डिजीज, देखो वे रोग जो कुछ समय के लिए होते हैं, कम समय के लिए होते हैं, जैसे सर्दी जुकाम तीव्र रोग कहलाते हैं, एक्यूट रोग कहते हैं। दीर्घकालीन रोग अधिक समय तक चलने वाले रोगों को दीर्घकालिक रोग कहते हैं। क्रोनिक डिजीज होते हैं जैसे कैंसर है, क्षय रोग यानी टीबी है, फील पाव यानी एलिफेंटाइटिस है। तीसरा आता है बेटा संक्रामक रोग। संक्रामक का मतलब होता है जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला रोग।
और एक व्यक्ति स्वस्थ, एक संक्रमित व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति है, उससे स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाता है, संक्रामक रोग कहलाता है ना। संक्रामक रोग उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारक हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है आदि। कृमि से भी जो है संक्रामक रोग होते हैं। असंक्रामक रोग, ये रोग पीड़ित व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं और अन्य व्यक्तियों में नहीं फैलते हैं, जैसे हृदय रोग, एलर्जी है ना। अभावजन्य रोग, ये रोग पोषक तत्वों के अभाव से होते हैं, घेंगा है, थायराइड है। अपक्षयी रोग, गठिया है, एलर्जी, कैंसर, ये रोग बेटा फैलते नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कभी नहीं फैलते ये रोग। पांचवा जो रोग है मैं बता रहा हूँ वो होता है जन्मजात रोग। ये रोग व्यक्ति में जन्म से ही होते हैं, यानी कि अपने माता पिता से आते हैं, है ना, आनुवंशिक आधार पर होते हैं। जैसे हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया जो रोग है वो अपने माता पिता मतलब अपने माता पिता से आता है बच्चों में। संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग में अंतर, तो संक्रामक और असंक्रामक में अंतर क्या होता है देखिएगा। संक्रामक रोग एक व्यक्ति से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। असंक्रामक रोग यह संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलता है। संक्रामक यह रोगाणु के आक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। असंक्रामक जीवाणु रोगाणु, जीवित रोगाणु को छोड़कर अन्य कारकों के कारण फैलता है। संक्रामक रोग धीरे धीरे पूरे समुदाय में फैलता है। असंक्रामक रोग समुदाय में नहीं फैलता है। संक्रामक रोग इसका उपचार एंटीबायोटिक्स के द्वारा किया जाता है। असंक्रामक इसका उपचार एंटीबायोटिक्स के द्वारा नहीं किया जा सकता है। संक्रामक में जैसे सामान्य सर्दी जुकाम और असंक्रामक में जैसे उच्च रक्तचाप। ऐसे जो जीवाणु होते हैं ये उच्च रक्तचाप वाले, ये क्या करते हैं कि रोगों को नहीं फैलाने देते। आगे बात आती है रोगाणु क्या है। रोग, सीधी सी बात है बेटा, जब इतना समझ गए हैं तो रोगाणु जो रोग उत्पन्न करते हैं, बीमारी और संक्रमण पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, इन्हें संक्रामक कारक भी कहते हैं। महामारी, बीमारी, कुछ रोग एक जगह या समुदाय से बड़ी तीव्रता से फैलते हैं, यानी एक छोटी सी जगह में, समुदाय में कोई भी बैक्टीरिया वायरस है वो बहुत ही तीव्रता से फैलता है, उसको अपन महामारी का रूप दे सकते हैं और बड़ी आबादी को संक्रमित करते हैं, ऐसे महामारी कहते हैं। जैसे हैजा, गर्मियों के दिनों में हैजा क्या है, सभी लोगों को हो जाता है। ये बेटा असंक्रामक रोग है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ये जो डायग्राम्स आप देख रहे हो इसमें जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, क्रोनिक लंग्स डिजीज है, हार्ट डिजीज है ना, ये सब किससे होते हैं, ये सब जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये नहीं फैलते हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी हम फिजिकली कोई काम नहीं कर रहे हैं तो होंगे। अल्कोहल अब्यूज, यानी अल्कोहल पी रहे तो होंगे। तंबाकू, ये सारे काम होते हैं। ठीक है। रोग फैलने के साधन, अब रोग फैलने के साधन कौन कौन से, तो मैं आपको ये वैसे बता चुका हूँ कि व्यक्ति के डायरेक्ट व्यक्तिगत संपर्क से, हाथ मिलाने से, है ना, वायु द्वारा, परोक्ष संपर्क से, यानी कि आप किसी व्यक्ति को जो है उपकरण छुए हुए को आप पहन रहे हो, उनके कपड़े पहन रहे हो, उनके द्वारा भोजन कर रहे हो, उनके साथ साथ बैठ करके, कोई कीट उनको काट रहा है और आपको काट रहा है, कोई व्यक्ति जो जानवर है वो उनको भी काट रहा है और आपको भी काट रहा है, तो ये रोग आपके हो सकते हैं। संक्रामक रोग पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं। सूक्ष्मजीव या संक्रामक कारक हमारे शरीर में निम्न साधनों द्वारा प्रवेश करते हैं, जैसे वायु, भोजन, जल, रोग वाहक आदि। वायु द्वारा, देखो वायु से यदि हम छींकने खांसने से रोगाणु वायु में फैल जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के अंदर चले जाते हैं, जैसे निमोनिया है, क्षय रोग यानी टीबी है, सर्दी जुकाम फैल जाता है। जल और भोजन द्वारा कोई भी रोगाणु है संक्रामक कारक हमारे शरीर में संक्रमित जल व भोजन द्वारा प्रवेश कर जाते हैं, हैजा या अमीबिया पेचिस कहलाते हैं। रोग वाहक है मादा एनाफिलीज, मच्छर भी बीमारी में रोग वाहक का कार्य करती है, जैसे मलेरिया और डेंगू है। रेबीज का संक्रमण, यानी कि कोई भी कुत्ता, बिल्ली, बंदर के काटने से रेबीज का संक्रमण हो सकता है। लैंगिक संपर्क द्वारा कुछ रोग जैसे सिफिलिस है, एड्स है, रोगी के साथ लैंगिक संपर्क द्वारा संक्रमित व्यक्ति के प्रवेश करता है। एड्स का विषाणु संक्रमित रक्त के स्थानांतरण द्वारा या गर्भावस्था में रोगी माता से स्तनपान कराने से शिशु का एड्स, यानी कोई भी माँ है वो गर्भवती है और उसके अंदर एड्स का विषाणु है, वो एड्स की HIV से ग्रसित है, तो वो जो बेटा उसका पैदा होगा, बच्चा पैदा होगा, उसमें भी, शिशु में भी एड्स का इन्फेक्शन होगा। ये जो है एड्स क्या चीज़ है, क्या होता है एड्स? एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का पूरा नाम है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा को कम हो जाना या बिल्कुल नष्ट हो जाना एड्स कहलाता है। यह एक भयानक रोग है। इसका रोगाणु HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। ठीक है, इस PDF है, इसमें HIV की फुल फॉर्म नहीं लिखी हुई है, गलत लिखी हुई है। इसका नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है बेटा। संचरण होने के तरीके, कौन कौन से तरीके से ये फैलता है? संचरण होने के कारण निम्न प्रकार हैं। संक्रमित व्यक्ति का रक्त स्थानांतरण से,
यौन संपर्क द्वारा, एड्स से पीड़ित मां से शिशु में गर्भावस्था में या स्तनपान द्वारा संक्रमित इंजेक्शन की सुई का प्रयोग कई व्यक्तियों के लिए करना। इसका निवारण है अनजान व्यक्ति से यौन संबंध से बचें, संक्रमित रक्त कभी भी न चढ़ाएं, दाढ़ी बनाने के लिए नए ब्लेड का इस्तेमाल करें। ठीक है बेटा, आज हम यहीं तक इसमें पढ़ेंगे और अगली वीडियो में जो है इसके आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि बीमारियां जो होती हैं उनसे बचो, जितना बीमारियों से बचोगे उतना ही अच्छा होता है। ये चैप्टर पढ़ाने का उद्देश्य किसी भी कक्षा को नहीं है, सभी बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। एड्स से बचने के लिए, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, विषाणु का नाम होता है HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का जो फैलाव है ये खतरनाक डिजीज है और इम्पोर्टेंट बात यह है बेटा कि एड्स का कोई भी इलाज नहीं है। यदि आपको एड्स हो गया तो मरना निश्चित है, उसमें समय लग सकता है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है, लेकिन HIV का जो वायरस है वो उसका कोई इलाज फिलहाल वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसका बचाव ही उपचार है। आप जितने ज़्यादा बचे रहोगे उतना ही। क्या होता है, किसी के द्वारा किसी को यदि आप सेविंग बनवाने जा रहे हो, कटिंग करवाने जा रहे हो, वहाँ से जो उनके औजार हैं उनको धो लें, है ना, उनको जो है नई ब्लेड लगा लें, किसी की लगी हुई ब्लेड नहीं लगाएं। किसी दूसरे व्यक्ति के जो इंजेक्शन लग चुका है उसी से खुद के इंजेक्शन ना लगवाएं, दूसरा इंजेक्शन नया इंजेक्शन से नया इंजेक्शन लगवाएं। किसी जो संक्रमित व्यक्ति है उसका ब्लड ना चढ़ाएं, है ना, किसी संक्रमित या अनजान व्यक्ति के साथ में लैंगिक संपर्क में ना आए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए, है ना। थैंक यू बेटा।